How are you? Today we have to solve some more questions of our first chapter, relation and function of miscellaneous exercise. Today is our last lecture. From next lecture we have to start new chapter, inverse trigonometric function. Okay, so today we have to solve question number 7 of miscellaneous exercise. See what is the question. Give an example of a two function f and g such that g operation f is onto but f is not onto. It is already given in your book. तो हम क्या करें, अगर इस पे फंक्शन ले लेते हम लोग तो ऐसे देखो लिखे let us define f such that natural number to natural number given by, हमने क्या कर लिया, fx को एक फंक्शन ऐसे सिंपल ले लिया, आपके एग्जाम्पल बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है x+1 एंड अनदर फंक्शन हम लोग ये ले लेते हैं कि g सच दैट नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर गिवन बाय gx इज इक्वल टू, इट इज ऑलरेडी गिवन, ये दे रखा है कि इफ x इज ग्रेटर देन 1, इफ x is equal to 1. If x is greater than 1, तो in place of gx we have to write x minus 1. If x is equal to 1, we have to write 1. अब ध्यान से देखिए आप ऐसे कि हमें शो करना है कि g ऑपरेशन f तो ऑन टू है, लेकिन f हमारा ऑन टू नहीं है, जबकि g हमारा ऑन टू है. तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका था, क्योंकि इस चैप्टर में बच्चों को बड़ा हेजिटेशन होता है, लिखने में बड़ा डरते हैं. तो अगर मैंने आपको पहले भी सिखाया था कि अगर डोमेन नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर्स हो, तो इस सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए कि एरो डायग्राम बना के दिखाना चाहिए. उससे क्वेश्चन अपने आप विजिबल होता है, कोई एक नेगेटिव पॉइंट दिखाना आपको. तो जैसे मान लीजिए हम इस फंक्शन एफ की बात करते हैं, देखिए ध्यान से. तो दिस इज अ नेचुरल नंबर, इट इज़ अ नेचुरल नंबर, फंक्शन एफ. पहले एफ को बताएं, एफ के बारे में बताएं कि ये ऑन टू है कि नहीं. तो देखो इसका डोमेन है 1 2 3 4, ऐसे डॉट डॉट लिख लिया. फंक्शन इज दैट वन. हम एक्स की जगह नेचुरल नंबर लिखेंगे, तो जैसे यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ऐसे करेंगे तो 1 का आउटपुट 2 आएगा, 2 का आउटपुट 3 आएगा, 3 का आउटपुट 4 आएगा, 4 का आउट ऐसे आएगा. तो साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि प्री इमेज ऑफ ए 1 जो है ना, प्री इमेज ऑफ 1 इज नॉट प्रेजेंट इन डोमेन ऑफ एफ. बस हो गया. देयरफॉर एफ इज नॉट ऑन टू, ये हमारा ऑन टू नहीं है. जी ऑन टू है. क्यों ऑन टू है आप देख सकते हो. जब आप अगर एक्स की जगह पे जी, अगर एक्स की जगह 1 लिखोगे तो आउटपुट 1 आएगा, 1 से ज़्यादा 2 लिखोगे तो फिर भी 1 आएगा, 3 लिखोगे तो ऐसे करते चले आएगा. तो इसका मतलब जी तो ऑन टू है, एफ ऑन टू नहीं है. और ये थ्योरम भी होती थी, अगर एफ और जी ऑन टू होता है तो जी ऑपरेशन एफ ऑन टू होता है. लेकिन इसका कन्वर्स, जी ऑपरेशन एफ ऑन टू है तो इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट जी एंड एफ बोथ आर ऑन टू, जरूर नहीं होगा. तो बस यही हम लोग करने वाले हैं. तो एफ तो हमने बता दिया ऑन टू है. अब अगर हम चाहें कि हम ये दिखाना चाहें कि जी ऑपरेशन एफ आप कैसे करोगे, तो नाउ जी ऑपरेशन एफ आप क्या करेंगे, आइए देखा जाए. तो नाउ जी ऑपरेशन एफ, तो जो जी ऑपरेशन एफ भी एक फंक्शन होगा. दिस इज अ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. जब आप इसको डिफाइन करोगे तो जी एफ एक्स, ठीक है, तो ये हो जाएगा जी एफ एक्स. यहाँ पे लिख देंगे एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर. नाउ सी, इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वॉट वी हैव टू राइट ऑलरेडी इज गिवन. एफ एक्स की जगह हम x+1 लिखेंगे ऐसे, ये आगे ऐसे. अब आपको ये सोचना है, यहीं पे ध्यान से देखिए कि सिंस x बिलोंग टू नेचुरल नंबर हमारा है, x बिलोंग टू नेचुरल नंबर है, तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर लोगे ना वो तो 1 लोगे.
तो x+1 जब आएगा ना आपका, x+1 जब भी आएगा तो वो हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगा, यही ध्यान देना है। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो यहाँ पे जब gx की वैल्यू आ रही थी तो हम ये वाली वैल्यू लिखे कि ये वाली, बस यहीं पे डाउट हो रहा था। तो व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 तो इन प्लेस ऑफ gx वी हैव टू राइट दिस फंक्शन। तो जब आप यहाँ पे इस x की जगह पे x+1 लिखोगे तो इस x को आप x+1 से रिप्लेस कर दोगे, तो ये हो जाएगा x+1 - 1 इज इक्वल टू x आ गया, ये हमारा आ गया ऐसे। तो इसका मतलब ये हमारा जी ऑपरेशन एफ का आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। जब आइडेंटिटी फंक्शन आया था तो चाहे जो इनपुट रखोगे वही उसका आउटपुट निकलेगा। डोमेन भी नेचुरल नंबर, कोडोमेन भी नेचुरल नंबर, आइडेंटिटी फंक्शन तो हमेशा 1 1 और 1 2 होता ही है, बस आपको सिर्फ लिखना है। ओके, तो इसमें हमको लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है, 3 ही 4 क्वेश्चन बचे हैं, मेन हम लोग को बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना नहीं इस साल। तो क्वेश्चन 8 जो आपका है उसमें क्या है, ध्यान से देखिए ज़रा साहब कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो ये कह रहा है कि गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट है, कंसीडर ए पावर सेट ऑफ एक्स विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स दे रखा है। वी हैव टू मेक ए रिलेशन ऑन पी एक्स, और क्या दिया है कि पी एक्स का ए इज रिलेटेड टू बी तभी होगा जब ए बी का सबसेट होगा। तो हमें ये शो करना है कि क्या ये रिलेशन कैपिटल आर इस पी एक्स में इक्वलेंस रिलेशन है। तो इक्वलेंस रिलेशन के लिए सबसे पहले काम करिए ना, आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए कि लेट हमने एक नॉन एम्प्टी सेट 1 2 ले लिया। तो देन अगर हम इस पूरे का पावर सेट लिखते हैं, पावर सेट ऑफ एक्स, तो पावर सेट ऑफ एक्स हमारा 5 होता, ये 1 होता, ये 2 होता और ये 1 2 होता, इतना काफ़ी है। सिंस वी हैव टू मेक ए रिलेशन ऑन पी एक्स, इसका मतलब क्या होगा, सिंस है ना, सिंस आर इज ए रिलेशन ऑन पी एक्स है, तो पता क्या होगा, देयरफॉर दिस आर इज सबसेट आर इक्वल टू पी एस क्रॉस पी एक्स। यही ध्यान रखना है आपको। एक छोटा सा एग्जांपल हमने ले रखा है इसे, अगर इससे हम सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं। तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करेंगे, अगर हम लेट ए बिलोंग टू पी एक्स, अगर पी एक्स से हम कोई भी एक एलिमेंट लेंगे तो वो हमेशा सेट के फॉर्म पे होगा, कर्ली ब्रैकेट के अंदर है। तो देन हमको पता है कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। कोई भी सेट अपने आप का सबसेट होता है, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये होगा हमारा। और डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी, ये पढ़ा था कि ए इज रिलेटेड टू बी तब होगा कि जब ए बी का सबसेट हो, तो ये होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, लिख देंगे ए इज रिलेटेड टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग टू पी एक्स, देयरफॉर आर इज, हम लिखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव तो है, बारी आती है सिमेट्रिक की। नाउ व्हाट अबाउट सिमेट्रिक रिलेशन, सामने देखिए, अगर हम ऐसे लिखते हैं कि लेट ए इज रिलेटेड टू बी, तो देन according to that definition A is only related to B is A is a subset of B, but it is not necessary that B is a subset of A। सामने देखिए, अगर इसको A ले ले और इसको B ले ले, A B का सबसेट है लेकिन B A का सबसेट नहीं है, इसका मतलब B is not related to है, तो हम ये कहेंगे कि B is not related to A। तो ये रिलेशन हमारा देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक तो नहीं है। नाउ
थर्ड वन, व्हाट अबाउट ट्रांजिटिविटी। अगर हम इसके ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में आपने पैटर्न पढ़ा था कि लेट ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी, तो देन बाय द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन हम उन्हीं ऑर्डर पेयर को ले रहे थे जब ए बी का सबसेट हो रहा था। तो यहाँ पे लिखते ए इज ए सबसेट ऑफ बी और यहाँ लिखते बी इज ए सबसेट ऑफ सी। अब ध्यान से देखो, अगर ए बी का सबसेट है और बी सी का सबसेट है तो ये आपको पता है कि ए हमारा सी का सबसेट होता है। जब ए बी का एक हिस्सा का सबसेट होगा तो ए इज रिलेटेड टू सी, तो बस सिर्फ लिखना था हमने। तो हमने लिखा दस ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू सी इज इम्प्लाई दैट ए इज रिलेटेड टू सी फॉर ऑल A, B, C belong to power set of X. Therefore, R is transitive. ये ट्रांजिटिव तो है बट इट इज नॉट इक्विवेलेंस। क्यों नहीं इक्विवेलेंस है? रीजन बिहाइंड इज दैट इट इज अ रिफ्लेक्सिव transitive but it is a not symmetric. That's why this relation is a not a equivalence relation. Clear? चलिए आगे कुछ और देखते हैं। सी देखिए, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कुछ एक बताया था कि अगर हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी सेट हैं, तो ए से बी के बीच में कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग को करना क्या है, कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं, इससे पूछ रहा है आपसे कि कितने वन वन फंक्शन बना सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बना सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम उसी सेट से उसी सेट में आपको बनाने हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पे जब दोनों सेम होगा आपका, तो जब दोनों का सेम होगा, दोनों पे सेम होगा, ध्यान रखिएगा कि ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अप टू 8, अगर ऐसे लिख रहे हैं हम लोग ऐसे, तो अगर ऑन टू होगा तो ऑन टू का मतलब ये होगा कि इसके जितने भी एलिमेंट होंगे हर एलिमेंट की प्रीइमेज बननी चाहिए, फंक्शन भी है, डोमेन का कोई एलिमेंट छूटना भी नहीं चाहिए। अगर हम इसका एक एलिमेंट उठाते तो इसके किसी एन में से, तो पहले एलिमेंट को एन तरीके से जोड़ सकते थे, भाई फंक्शन भी है तो दूसरा छूटना भी नहीं चाहिए, तो दूसरे को n-1 से ऐसे करते 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 फिर n-1 n-2 डॉट डॉट करते जाएंगे। तो लास्ट में क्या मिलेगा आपका, सीधे सीधे तो नंबर ऑफ जो ऑन टू फंक्शन होगा हमारा, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन आएगा वो आएगा n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन ही आएगा। ये ध्यान रखना आपको, बस ये हो गया क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपका है। इन क्वेश्चन नंबर 15 वी हैव टू लर्न दैट इफ टू फंक्शंस आर इक्वल देन व्हाट इज देयर कंडीशन। मतलब दो फंक्शन इक्वल होते हैं तो उनकी कंडीशन क्या होती है, तो आपको याद भी होगा ये दो फंक्शन इक्वल होंगे तो अगर f और g दो फंक्शन है, f का डोमेन g के डोमेन के बराबर होना चाहिए और f और g के डोमेन में जितने भी कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे उनकी रेंज भी सेम होती है, तो हम कहते हैं दो फंक्शन इक्वल है। तो छोटा सा एक समझाने का प्रयत्न किया गया है कि यहाँ पे दोनों फंक्शन हमारे f भी है g भी है, g का और f का दोनों का डोमेन सेट a है, कोडोमेन सेट b है। हमें चेक करना है कि क्या f और g दोनों हमारे वन वन फंक्शन है। तो सबसे पहले अगर हम इस f की बात करें तो f(x) का डोमेन ये रखा हमारा, तो जो फंक्शन हमारा है तो हम क्या करेंगे, डोमेन के हर एलिमेंट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमने निकाली f-1 की वैल्यू, इसके बाद f0 की वैल्यू, इसके बाद f1 एंड देन f2। f-1 दिस इज सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। f0 0 - 0 इज इक्वल टू 0, f1 1 - 1 इज इक्वल टू 0, f2 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आ गया। ठीक, तो जब हम इस फंक्शन को वैसे लिखते ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते
तो -1 पे इमेज आ रही है 2, 0 पे इमेज आ रही है 0, 1 पे भी इमेज आ रही है 0 और 2 पे इमेज आ रही है 2 आ रही है हमारे ऐसे बन गया। ये हमारा फंक्शन f आ गया। ध्यान से देखिएगा, f का डोमेन, g का डोमेन, डोमेन तो सेम है। अब बारी आती है g की, तो दिस इज अ gx। जब आप gx को सॉल्व करोगे तो इसका डोमेन भी यही है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे तो g पहले -1 की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 2 -1 -1/2 -1। व्हेन वी सिंप्लीफाई दिस वन, ये 2 आएगा। दिस इज अ मॉड -3/2 -1, सिंस इट इज़ अ मॉड है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका कितना मिल रहा है 3 - 1 = 2 आ गया। ठीक, इसी तरह से दूसरी वैल्यू निकालते हैं हम लोग। अगर g 0 पे निकालते हैं तो ये 2 आएगा, ये 0 -1/2 -1 2, इट इज़ अ -1/2 -1, दिस इज ए मॉड अप ही होगा तो 1 - 1 = 0 आ गया। इसी तरह से इसका थर्ड पॉइंट 1 है, f1 पे फाइंड आउट करेंगे तो ये 1 - 1/2 -1, सिंपल खाली आपको सॉल्व करना है। तो इट इज़ ए 1/2 -1, सिंस इसका मॉड करेंगे तो ये 1 आएगा, -1 = 0 हो जाएगा। इसी तरह से हम अगर g2 की वैल्यू निकालते हैं तो दिस इज ए 2 - 1/2 -1, तो ये 2 आएगा एंड दिस इज ए 3/2 -1, दिस 2 कैंसिल आउट बाय दिस वन, 3 - 1 = 2 आ गया। तो हमने क्या देखा कि 10 इस तरह से ये हमारा फंक्शन g को हम जब ऑर्डर पेयर के फॉर्म पे लिखते हैं तो -1 and 2, 0 and 0, 1 and 0, 2 पे 2 आ रहा है, ये चीज़ है। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, हमने ये देखा है कि जब आप लिखेंगे कि सिंस आप लिखेंगे डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू डोमेन ऑफ g पहला, एंड फॉर ऑल fx इज इक्वल टू gx फॉर ऑल x बिलोंग टू a। डोमेन में जितने भी एलिमेंट थे fx की वैल्यू gx के बराबर आ गए, मतलब डोमेन के बराबर, और इसके डोमेन में जितने भी दोनों के डोमेन में कॉमन एलिमेंट थे उन सबसे इमेज भी सेम आ रही थी। इसका मतलब ये हो जाएगा f इज इक्वल टू g। तो ये आपको जानना है कि दो फंक्शन इक्वल कब होते हैं, कि f का डोमेन g के डोमेन के बराबर और f और g के बीच में डोमेन में जितने कॉमन एलिमेंट होते हैं उनसे सेम रेंज भी आनी चाहिए। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा है। क्वेश्चन ये कह रहा है आपसे कि let A be the set containing 1 2 3, then the number of relation containing 1 2 and 1 3 which are reflexive and symmetric but transitive। आखिर वो कितने रिलेशन बनेंगे। एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर 1 2 3 में आप सबसे स्मॉलेस्ट इक्विवेलेंस रिलेशन क्या बना सकते हो, तो आपका आंसर होगा 1 1 2 2 3 3। यहाँ पे क्या कर रहा है कि हमें एक ऐसा रिलेशन बनाना है जो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, और उसमें 1 2 और 1 3 आने चाहिए। ध्यान से देखो, तो हम सिंस सेट ए हमारे पास है तो हम जो सबसे स्मॉलेस्ट रिलेशन बनता, यहाँ तक तो हमारा ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता, लेकिन कह रहा है कि उस रिलेशन में हमें 1 2 और 1 3 भी आना चाहिए। सिंस रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव है तो भैया 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। सिंस रिफ्लेक्शन इज 1 3 भी कंटेन कर रहा है, 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। तो एक चीज़ तो क्लियर है, ये रिफ्लेक्सिव तो है। क्यों रिफ्लेक्सिव है कि जब आप रिफ्लेक्सिव की बात करोगे तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या कहोगे, आप लिखोगे कि एज 1 2 3 बिलोंग टू ए एंड 1 1 2 2 3 3 ये सभी हमारे आर को बिलोंग करते हैं, रिफ्लेक्सिव है। फिर बारी आती है सिमेट्रिक की। अगर आप सिमेट्रिक की बात करते हो तो आप सिमेट्रिक में कहोगे कि यहाँ पे एज है ना, आप ये लिखेंगे कि एज 1 2 बिलोंग टू आर एंड 2 1 बिलोंग टू आर भी है, 1 3 1 बिलोंग टू आर है और 1 3 भी बिलोंग टू आर कर रहा है।
रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है हमारा। लेकिन अगर आप ट्रांजिटिव की बात करोगे तो अगर ट्रांजिटिव की बात करेंगे तो ट्रांजिटिव में क्या होगा? देखो ऐसे तो आप कहोगे कि 1 2 है, 2 1 है, 1 1 है, ट्रांजिटिव हो गया। 1 3 है, 3 1 है, 1 1 ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन जरा सा आप इस ऑर्डर पेयर पे कंसीडर करते, आप ऐसे करके किसको ले लेते हम लोग ऐसे, अगर हम ऐसे ले लेते कोई दूसरा ऑर्डर पेयर, हमने मान लिया कि इसको ले लिया हमने, अगर हम इस ऑर्डर पेयर इसमें ऐसे ले लेते 3 2 हमारा है, अगर हम क्या करते, यहाँ तक तो आ गया, ठीक है। अब ज़रा सा देखो, आप यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 1 है, 2 1 भी है। देखो ध्यान से कि एज, ध्यान से देखिएगा बड़ा, ये जरा सा है एज, यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 1 बिलोंग टू आर। आप इसको देखिए 3 2, यहाँ पे हमारा 2 1 बिलोंग टू आर आ रहा है। एक मिनट जरा सा, 1 3 है, 2 1 है ना, ये रोक दो। 2 1 बिलोंग टू आर है, 1 3 बिलोंग टू आर है। और आपने रिफ्लेक्सिव के लिए ऐसे पढ़ा था, सिमेट्रिक ट्रांजिटिव के लिए, कि अगर ए बी आर को बिलोंग करे, बी सी आर को बिलोंग करे, तो इज इम्प्लाई दैट ए सी इज आल्सो बिलोंग टू आर होना चाहिए। तो इट इज़ ए बी, इट इज़ ए बी सी, बट वी फाइंड दैट 2 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, ये आर में है ही नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है। अब इसके बाद होता क्या है कि जब आप A क्रॉस A करते हो तो हमें 9 ऑर्डर पेयर मिलते हैं। उस 9 ऑर्डर पेयर में बचा क्या हमारे पास? तो हमारे पास एक बचा था, 3 2 बचा था और 2 3 बचा था। अगर आप 3 2 को जोड़ोगे तो 2 3 की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो सिमेट्रिक हो जाएगा तुरंत ही हमारा। इसका मतलब अब कहना ये चाहते हैं कि आखिर हम अगर ऐसा रिलेशन बनाएं इनसे कि कितने वो रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, लेकिन ट्रांजिटिव ना हो, तो कितने रिलेशन बनेंगे? तो आपका आंसर होगा सिर्फ ओनली 1 रिलेशन, सिर्फ इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। क्योंकि ये देखो 9 ऑर्डर पे मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 तो हो चुके, बचे 2। अब उन 2 को जैसे आप इंसर्ट करोगे, 3 2 इंसर्ट करोगे तो ये तुरंत हमारा रिफ्लेक्सिव, 3 3 या 3 2 करोगे तो ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तो वो डिज़ायर कंडीशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा? ओनली ऑप्शन ए इज ए करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए बेटा, लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 18। आपका ध्यान से देखोगे तो एक फंक्शन एफ एक्स दिया है, रियल नंबर को रियल नंबर से ऐड करना है, एंड दैट इज अ सिग्नम फंक्शन। इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 आउटपुट इज 1, इफ एक्स इज लेस देन 0 आउटपुट इज -1, एक्स इज इक्वल टू 0 इट इज 0। इसको हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। आपने पढ़ा भी होगा कि सिग्नम फंक्शन को हम लोग एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स अपॉन एक्स लिख करके एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 लिखते थे। और दूसरा हमारा फंक्शन है जी, ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन, जिसको लेस देन आर इक्वल टू इंटीजर्स भी कहते थे हम लोग। ये हमारा ऐसे है। एक्चुअली हमें करना क्या है कि हमें ये चेक करना है कि क्या एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ की वैल्यू 0 और 1 के बीच में कॉन्साइड करती है। कॉन्साइड करने का मतलब ये है कि भाई सबके लिए करे, किसी एक के लिए ना करे। तो हमने क्या किया कि 0 और 1 के बीच में एक कोई वैल्यू ले ली हमने। सिंपल ऐसे क्या किया हमने, ऐसे ले लिया कि लेट, सिंपल ऐसे देखो लेट हमने लिखा 1/2 बिलोंग टू 0 to 1, ऐसे ले लिया हमने, दिस इज ए क्लोज ऐसे। तो देन हम क्या करने वाले हैं, और ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है हमारा, तो हम इस 1/2 पे जी ऑपरेशन एफ की वैल्यू भी निकाल देंगे, एफ ऑपरेशन जी की वैल्यू भी निकाल देंगे, और चेक करेंगे कि क्या एफ ऑपरेशन जी और जी ऑपरेशन एफ दोनों कॉन्साइड करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नाउ हम एफ ऑपरेशन जी को फाइंड आउट करते हैं, किस पे, एट 1/2। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम इसको लिखेंगे एफ, जब लिखेंगे आप तो एफ दिस इज अ 1/2, और जब आप सॉल्व करोगे तो सिंस हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन ये होता है, आपने याद किया होगा, तो जब यहाँ पे आप 1/2 लिखोगे तो
तो ग्रेटेस्ट इंटीजर्स 1/2 की वैल्यू। और जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर्स को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका बेस्ट मेथड होता है कि आप क्या करिए, उस पर्टिकुलर नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करिए। इफ़ दैट नंबर इज द इंटीजर्स तो आउटपुट इज द इंटीजर्स, अदरवाइज लेस देन दैट नंबर। तो 1/2 आपका कहीं यहाँ पे आएगा। तो सिंस 1/2 इज नॉट ए इंटीजर्स, सो ये 1/2 इंटीजर्स तो है नहीं, तो g 1/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो इन प्लेस ऑफ दिस पोर्शन वी हैव टू राइट 0। एंड नाउ व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो f0 इज इक्वल टू 0, इट इज ए गिवन, ये दे रखा है। ठीक, इसको हमने बना लिया 1। अब नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम g ऑपरेशन f को फाइंड आउट करेंगे तो व्हेन g ऑपरेशन f की बात करेंगे तो ये लिखेंगे g(f(x). ओके, आफ्टर दिस व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ f(x), तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जब f(x) है तो हमने f(x) की जगह कितना लिख दिया, यहाँ पे हम लिख रहे हैं x की जगह पे 1/2 पे निकाल रहे थे। तो हम किसके लिए निकाल रहे थे, यहाँ पे ये हम 1/2 के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। जब 1/2 है तो यहाँ पे हमने इसको 1/2 कर दिया, ये भी हमारा 1/2 आ गया। नाउ सी 1/2, इफ x इज ग्रेटर देन 0, इन प्लेस ऑफ f(x) वी हैव टू टेक 1, x इज लेस देन 0, इसकी जगह -1 लेंगे, x इज इक्वल टू 0 इसकी जगह। तो यहाँ पे 1/2 जो 0 से बड़ा है तो आप क्या करोगे, f(x) की जगह पे 1 लिख दोगे। तो यहाँ पे आपका ये आ जाएगा सिर्फ 1। और इसके बाद जब ग्रेटेस्ट इंटीजर्स फंक्शन हमारा है तो g1 की वैल्यू निकालोगे। तो सिंस 1 इज ए इंटीजर्स सो इसका आउटपुट आएगा 1। तो ये हमारा आ गया 1। तो हमने ये ध्यान दिया कि यार देखो कि f ऑपरेशन g और g ऑपरेशन f की वैल्यू 0 और 1 के बीच में हमने एक रियल नंबर 1/2 लिया था, इस पे दोनों कॉन्साइड नहीं कर रहे हैं। तो सिंपल आपको लिखना क्या था, बस सीधे कंक्लूजन लिखना था कि जब आप इसका आंसर लिखोगे तो ऐसे लिखोगे फ्रॉम 1 एंड 2 g ऑपरेशन f एंड f ऑपरेशन g नॉट कॉन्साइड इन 0 to 1। ओके, तो ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे, जरा सा ही पकाऊ चैप्टर था, नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।